Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. नमस्ते, मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में 54वीं रैंक हासिल की है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी जीएस मेंस की स्ट्रैटेजी और इसने मुझे इंटरव्यू में कैसे हेल्प की है वो बताना चाहता हूँ। मेरे इंटरव्यू में 193 नंबर है और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी जो है 200 के करीब पाएँ। इसके लिए किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो कैसे आप मेंस के टाइम पे भी इंटरव्यू की काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो मेरी जो जीएस की स्ट्रैटेजी रही है वो अगेन थोड़ी सी अनकन्वेंशनल रही है, क्योंकि मैंने मैथ्स बहुत ज़्यादा मैथ्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था इनिशियली, तो मेरे पास जीएस को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता था। मेरी जो जीएस पोर्शन को कवर करने की स्ट्रैटेजी रही है वो बुक्स से नहीं की है। मैंने मैक्सिमम चीज़ें विजन आईएएस का जो वैल्यू एडेड मटीरियल आता है उससे कवर की है। सिलेबस के सारे टॉपिक्स जो भी लिखे हुए हैं सिलेबस में उनसे रिलेटेड विजन आईएएस के वैल्यू एडेड मटीरियल्स आते हैं, तो उन वैल्यू एडेड मटीरियल्स को जो है मैंने यूज़ किया है अपनी इस पूरी प्रिपरेशन में और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपनी पूरी की पूरी जो GS1, GS2, GS3 की प्रिपरेशन है वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो मेरा जीएस स्ट्रैटेजी रही है, एक एक सब्जेक्ट की एक एक जो भी प्लान रहा है, हर दिन मैंने कैसे कवर किया है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई है, तो वहाँ पे आप एक बार रेफ़र कर सकते हैं उनको कि कैसे मैंने एक एक चीज़ जो है कवर की, एक एक टॉपिक्स को, और किन टॉपिक्स में मैंने मेंस को और प्रीलिम्स को साथ में कवर किया, किन टॉपिक्स को मेंस और प्रीलिम्स में अलग अलग कवर किया है। जो मेरा मेन फोकस रहा है जीएस के सिलेबस को कवर करते वक्त वो ये रहा है कि मैं कैसे एक 250 वर्ड का अच्छा आंसर लिख सकता हूँ, क्योंकि हम सब कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, हम सब कोशिश करते हैं कि किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा समझ लें, हम सब कोशिश करते हैं कि एक सब्जेक्ट के ज्ञाता बन जाएं, एक सब्जेक्ट में हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज गेन कर लें, लेकिन वो नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में काम नहीं आती है। वो नॉलेज हो सकता है कि आपको लोगों से बात करने में या लोगों को समझाने में काम आ जाए, पर वो नॉलेज एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। और क्योंकि मेरी जर्नी जो है बहुत ज़्यादा नहीं रही है, 2.5-3 साल की ही रही है, तो इसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज जो है गैदर कर पाना और याद रख पाना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदर करने की कोशिश नहीं की। मैंने इन वैल्यू एडेड मटेरियल्स को अपने यूज़ के लिए बहुत ही शॉर्ट में देखा और उनसे नोट्स बनाए और उनको कवर किया। मैं ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है पॉलिटी के सिलेबस में सबसे पहली लाइन है कि कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ और सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक को जब हम प्रिपेयर करने जाते हैं तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो हमको ये लगता है कि इस टॉपिक से अब हमको क्या एग्जैक्टली पढ़ना है। जब आप वैल्यू एडेड मटेरियल्स रेफ़र करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको सिर्फ 4 कंट्रीज़ या 5 कंट्रीज़ हैं जिनको रेफ़र करना है, जिनसे आपको कंपैरिजन पढ़ना है, और उसके अलावा कुछ ही फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हर साल आपसे पूछे जाते हैं, जो हर साल आपसे टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे फीचर्स हैं जिसके बगैर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह जाएगा, जिसको आप बेसिक फीचर्स भी बोलते हैं। उन चीज़ों पे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको कैसे वो कवर करना है, वो हर टॉपिक को आपको पिक करना है। फॉर एग्जांपल आपने फेडरलिज्म पिक किया, आपको जब फेडरलिज्म आप पढ़ रहे होते हैं तो क्योंकि आपको पहले कंपेयर करना है दूसरी कंट्रीज़ से फेडरलिज्म, तो आप फेडरलिज्म पिक करेंगे, आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की कौन से देश हैं जो ट्रूली फेडरल हैं, तो आपके पास सबसे पहला नाम आएगा यूएस का। आप यूएस के फेडरल सिस्टम को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये समझें कि किस तरह से यूएस फेडरल है और इंडिया नहीं है। आप उसके बाद एक सिस्टम पढ़ेंगे यूनिटरी सिस्टम, तो आप उसके बाद ये पढ़ने जाएंगे कि यूनिटरी सिस्टम सबसे वर्ल्ड में कौन सी जगह का है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप यूके का एग्जाम्पल पढ़ें, क्योंकि हमारा और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो हम कोशिश करेंगे कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के जो यूनिटरी प्रिंसिपल्स हैं उनको समझें
और फिर ये समझने की कोशिश करें कि इंडिया यूनिटरी क्यों नहीं है। इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि फेडरलिज्म है क्या, फेडरलिज्म के कौन से प्रिंसिपल हैं जो इंडिया में हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जो इंडिया में नहीं है, और कौन सी चीज़ें हैं जो यूएस को फेडरल बनाती हैं इंडिया को नहीं बनाती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूके को यूनिटरी बनाती हैं पर इंडिया को यूनिटरी नहीं बनाती हैं। ये इस टॉपिक का क्रक्स है फेडरलिज्म का। इसके बाद हम इससे रिलेटेड इश्यूज़ पढ़ते हैं कि फेडरलिज्म से रिलेटेड इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। तो फेडरलिज्म से रिलेटेड मल्टीपल इश्यूज़ चलते हैं। लेजिस्लेटिव डोमेन में ये इशू चल रहा होता है कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन लॉ बना सकता है। अभी फॉरेन लॉज पे ये एक डिबेट चल रही थी, आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा भी होगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डोमेन पे डिबेट चल रही होती है कि कौन सी चीज़ कौन इम्प्लीमेंट करेगा। जुडिशियल डोमेन पे काफ़ी सारे डिबेट्स चल रही होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिलेशंस जो हैं फेडरलिज्म में, वो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल होते हैं। आपने जीएसटी काउंसिल के इश्यूज़ देखे होंगे। इस पूरे टॉपिक में इतनी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है, और इसी के अराउंड हर साल क्वेश्चन आएंगे। किसी साल आपसे जीएसटी पूछा जाएगा, किसी साल आपसे ये पूछा जाएगा कि गवर्नर फेडरल प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इस पर आप अपना ओपिनियन दे दीजिए। किसी साल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेडरल रिलेशंस जो हैं इंडिया में बहुत अच्छे नहीं है, फिर भी इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों बोलते हैं। इसी के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे। कंटेंट सेम रहेगा क्योंकि आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एक नोट्स होने चाहिए 3-4 पन्ने के मैक्सिमम, जो आप कह सकते हैं कि 500-600 वर्ड के, और आपको हर आंसर में इन्हीं कंटेंट से लिखना है। अब आप कोशिश करते हैं इस टॉपिक में ये देखने की कि कोई कमेटी है क्या जिसने इससे रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन दी है। तो आप सेकंड एआरसी पाते हैं कि सेकंड एआरसी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कुछ कमिटीज़ हैं जो जैसे कि सरकारिया कमीशन है, उसने इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं। इस तरह से आपको नोट करना है कि क्या वैल्यू ऐड आप कर सकते हैं फेडरलिज्म के आंसर्स में। हर टॉपिक, हर जितने भी टॉपिक हैं आपको इसी तरह से उनको कवर करना है। आपको 3-4 रीसेंट एग्जाम्पल्स लिखने हैं जहाँ पे फेडरल इश्यूज़ हुए हों। ये मैंने एक टॉपिक का आपको कंप्रिहेंसिवली बता दिया है कि कैसे कवर करना है। इस तरह से आपको सारे टॉपिक्स, चाहे वो GS1 के हों, चाहे वो GS2 के हों, या चाहे वो GS3 के हों, इनको इस तरह से कवर करना है। जब आप GS1 GS2 कवर कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि GS1 GS2 जो है काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर पोर्शंस हैं हमारे लिए। GS3 के पोर्शंस में साइंस एंड टेक आती है, इन्वायरमेंट आते हैं। ये ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ पे हमारी बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं होती है और क्वेश्चंस हमें प्राइमा फेसिए बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो उसमें एक बहुत ही सिंपल काम करना है आपको साइंस एंड टेक पढ़नी ही नहीं है, स्टैटिक पोर्शन। आपको साइंस एंड टेक सिर्फ मेंस 365 से कवर करना है, या फिर कोई भी करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है मेंस के लिए, सिर्फ उससे कवर करना है। इसकी वजह से आपको और बेसिक चीज़ें कवर करनी है, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके रिलेटेड कितने पर्सपेक्टिव्स हैं, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या एप्लीकेशंस किस किस फील्ड में है, आपको बस ये पढ़ना है। अगर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि इस बार GS3 के पेपर में पूछा था ब्लू LED से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस का आंसर किसी को नहीं आता है। देयर इज़ अ चांस कि हो सकता है कि 2-4-10 लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होंगे, उनको वो आंसर्स आते होंगे, पर आपको उन 2-4-10 लोगों में बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप उन चीज़ों के पीछे मत भागिए। आप ये कोशिश करिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो टॉपिक वाइज आप कवर कर रहे हैं GS के पोर्शंस, वो पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली करिए, और ऐसे जो फ्रिंज क्वेश्चंस आते हैं उनको कोशिश करिए कि उनके पीछे मत भागिए। फिर आती है GS4 की बात, क्योंकि GS1 GS2 GS3 एक अलग डोमेन है और GS4 एक अलग डोमेन है। GS4 के पेपर्स में आपने कुछ टॉपर से भी सुना होगा कि ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से GS4 में मार्क्स नहीं आते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि GS4 एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आप पढ़ करके रट करके कोई चीज़ें लिख देंगे। GS4 ये दिखाता है कि आपका थॉट प्रोसेस एथिकल है या नहीं है, आप खुद अंदर से एक एथिकल इंसान है या नहीं है, आपकी जो कार्य प्रणाली है, जो भी आपका सिस्टम में वे ऑफ परफॉर्मेंस होने वाला है, या जो भी आपका SOP होने वाला है, वो कैसा होने वाला है, आप कितने रूल ऑफ लॉ ओबीडियंट हैं, क्या आप भावनाओं में बह जाने वाले इंसान हैं या नहीं हैं। ये चीज़ें आपकी एथिक्स के पेपर में चेक हो रही होती हैं। तो एथिक्स के पेपर को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो खुद में सुधार लाने की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि आप अपने सोच को उस डायरेक्शन में लेके जाएं। मैंने इस एग्ज़ाम में 2 अटेम्प्ट दिए हैं, तो मेरे दोनों बार जो है एथिक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं। पहले अटेम्प्ट में मेरे 105 नंबर आए थे, जबकि मैंने पहले अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करी थी एथिक्स की। दूसरे अटेम्प्ट में इस बार मेरे 106 मार्क्स आए हैं। और एक चीज़ और लोग कहते हैं कि एथिक्स थोड़ा सा रैंडम पेपर है जहाँ पे मार्क्स कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, किसी साल मार्क्स मिल जाते हैं, किसी साल नहीं मिलते हैं। ये फिर से एक गलत धारणा है। अगर आपकी सोच एथिकल है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो चीज़ों का एथिकल पर्सपेक्टिव समझते हैं,
आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी भी दी हुई केस स्टडी को एक सही पर्सपेक्टिव में सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे एथिक्स में, और आप हर साल ऐसे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। मेरे हो सकता है थ्योरी पोर्शन में बहुत अच्छे मार्क्स ना आए हों, जिसकी वजह से मुझे जो है 110 या फिर 115 मार्क्स नहीं मिले हैं। उसके पीछे वही रीज़न है क्योंकि मैंने एथिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने थ्योरेटिकली पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने केस स्टडीज़ को बहुत अच्छे से टैकल किया है। GS4 को कवर करने के लिए काफ़ी सारे कोट्स याद करने होते हैं, तो मैं वो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर याद कर लीजिए। टॉपर्स की जो कॉपीज़ हैं, जैसे विशाखा मैम की कॉपी है, उनकी कॉपीज़ मैंने कई बार पढ़ी और कोशिश की उनके कॉपीज़ से जो भी कोट्स हैं वो मैं पिक कर लूँ। और भी कुछ टॉपर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2020 में दिव्या मिश्रा मैम थी, उनकी कॉपीज़ मैंने पिक की, उनकी कॉपीज़ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उठाई हैं। मैंने इन लोग की कॉपीज़ से जो चीज़ें उठाई हैं वही एग्ज़ाम में लिखा है। बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने याद करके बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वहाँ पे कंटेंट रटा रटाया कंटेंट लिखने की कोशिश नहीं की है। ये मेरी जो है पूरे GS के पेपर की स्ट्रैटेजी रही है। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि इसने मेरी इंटरव्यू में हेल्प कैसे की है। तो क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा अविड न्यूज़पेपर रीडर हूँ, मेरी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा समय से हॉबी रही है। मैं मतलब पिछले 7-8 सालों से न्यूज़पेपर पढ़ते रहा हूँ हमेशा। तो मुझे एक चीज़ समझ में आती रही है कि न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ें आती हैं, कितनी आती हैं और उनका कैसा फॉलोअप रहता है। मैंने न्यूज़पेपर में, जैसा कि मैंने प्रीलिम्स की अपनी स्ट्रैटेजी में भी बताया है, कि प्रीलिम्स के पेपर्स के लिए भी मैंने जो भी न्यूज़पेपर के इश्यूज़ थे उनको मैंने कॉपी में नोट कर लिया था। तो मैंने इंटरव्यू के लिए भी चीज़ें अलग से नहीं की, पर जो इश्यूज़ मैंने नोट किए हुए थे प्रीलिम्स के लिए, उन इश्यूज़ पे एक ओपिनियन बनाने की कोशिश की कि कोई भी इशू जो अभी न्यूज़ में चल रहा है उस पर मेरा क्या ओपिनियन है। इंटरव्यू के लिए, प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे रहता है। तो और वो होना भी चाहिए क्योंकि वहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मेरा जो इंटरव्यू रहा वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे बिल्कुल नहीं था। सिर्फ मेरे इंटरव्यू में 2 जगह से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक जो है मेरा होम टाउन गोरखपुर से क्वेश्चन पूछा गया था, और एक जगह से पूछा गया था मेरे कॉलेज से, IIT रुड़की के जो भी काम रहे हैं उनसे। बाकी पूरा का पूरा जो मेरा इंटरव्यू है वो बहुत ही डिफरेंट पाथ पे चल रहा था, जहाँ पे रूरल अर्बन डिबेट पे, या फिर गुड गवर्नेंस पे, या फिर इंटेलिजेंस कितने टाइप की होती है, इन पे डिबेट चल रहा था। ये जो थॉट प्रोसेस है आपका कि इंटेलिजेंस कितने टाइप की होती है, या फिर इंटेलिजेंस किसके अंदर होनी चाहिए, किसके अंदर नहीं होनी चाहिए, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर आपको क्या लगता है कि गुड गवर्नेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एरिया में या गोरखपुर में से आप बिलोंग करते हो तो क्या है, इन सब क्वेश्चंस को मैंने इसीलिए अच्छे से टैकल कर पाया क्योंकि मैं न्यूज़पेपर्स बहुत रेगुलरली पढ़ता था, और इन न्यूज़पेपर्स ने मुझे प्रीलिम्स में हेल्प की है इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में। इन्हीं न्यूज़पेपर्स ने मुझे हेल्प की है मेंस में अपनी राइटिंग को अच्छा करने में, अपनी जो कंटेंट है उसको इम्प्रूव करने में, इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में, और इंटरव्यू में मैं एक अच्छा पर्सपेक्टिव रख पाऊँ किसी के सामने कि मेरा ये ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के। Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ओपिनियन देना और उस ओपिनियन पे फर्म रहना। मुझे 2 बार इंटरव्यू में मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने 2 बार बिल्कुल शांति से कामली यही रिप्लाई किया कि मेरा ये ओपिनियन है, देयर इज़ अ चांस कि बाकी लोगों का ओपिनियन मेरे से डिफ़र करता हो, बट मुझे ये अफेक्ट नहीं करता है, और मैं सबके ओपिनियन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैं अपना ओपिनियन इस वजह से चेंज नहीं करूँगा। तो ये ह्यूमिलिटी और दूसरी चीज़ आपका अपने ओपिनियन पे कॉन्फिडेंस, ये दोनों इस वजह से बिल्ड हो रहा है क्योंकि आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने एक ओपिनियन डेवलप किया। आप क्योंकि न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे थे तो आपको मालूम है कि बाकी लोगों का ओपिनियन क्या है और उसमें क्या फ्लॉज हैं, तब हमको आइडिया लग जाता है कि हमारा ओपिनियन कितना स्ट्रांग है, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और वो हमें कॉन्फिडेंस देता है इंटरव्यू में बोलने के लिए। तो ये मेरी GS की और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी रही है। मैं चाहूँगा कि जो भी डिटेल्ड मेरी स्ट्रैटेजी है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी है, और मैं एक ब्लॉग भी ऑलरेडी लिख रहा हूँ। वो ब्लॉग हो सकता है कि आज या कल में अपलोड हो जाएगा मुदित जैन सर के प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आप लोग मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं।
आपको जो भी वहाँ पे लगे इशू आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस ब्लॉग में एडिट्स करके और भी चीज़ें ऐड कर दूंगा। आई एम रियली थैंकफुल टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैंने इतनी सारी चीज़ें शेयर की। मैं चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम आप एक जो भेड़ चाल और एक जो शिप मेंटालिटी है उसको फॉलो ना करते हुए अपनी विवेक, अपने कॉन्फिडेंस और अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के एक नहीं 1000 तरीके हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी मार्केट में सिर्फ 1000 तरीके हों, 1001वां तरीका आपका हो। थैंक यू।